हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं जैव वंशागति और विविधता के सिद्धांत को हम लोग देख रहे थे। इसमें से जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि आनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान को संक्षेप में उल्लेख करें। तो देखिए, मॉर्गन ने फल मक्खियों यानी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया, जो ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। और इन्हें प्रयोगशाला इसको क्यों चुना गया ड्रोसोफिला मक्खी को? तो चुनने के पीछे रीजन था कि इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता था। ये अपने जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी और इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति को मक्खियों का उत्पादन संभव था। साथ ही इनमें लिंगों की पहचान आसानी से की जा सकती थी। साथ ही साथ इसमें आनुवंशिक विविधता के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। उसके साथ साथ थॉमस हंट मॉर्गन ने तथा उसके साथियों ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद पर यह सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जलन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। और इसके साथ लिंग संलग्न जीनों के अध्ययनों के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए और ये जो है मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉस के ही समान थे। और मॉर्गन तथा उसके साथी जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं और इन्हें शीघ्र ही यह भी जान लिया था कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती है और जनकीय जीन जनकों संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वंशावली विश्लेषण क्या है और ये विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति की विश्लेषण की बात शुरू हुई और यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे अन्य जीवों के किए गए तुलनात्मक संकरण प्रयोग में जो है मानव में संभव नहीं था और इसलिए यही विकल्प रह जाता है कि इन विशेष लक्षणों के वंशागति का संबंध नहीं है। और इसीलिए यही देखिए, मानव जैसे मटर में संकरण करवाया जा सकता है वैसे तो मटर में मानव में नहीं करवाया जा सकता है। तो वंशागति के संबंध में यह वंश के इतिहास के अध्ययन किया जाए और कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी का विश्लेषण किया जाता है। और मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण असामान्य रोग का पता लगाने में किया जाता है। और मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा आसानी से खोजा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको व्याख्या करना है। तो मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार से होता है। जैसे नर में क्या पाया जाता है, XY। और कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, 22 प्लस XX और 22 प्लस XY ये ना होता है। ठीक है, तो इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी इससे बॉडी क्रोमोसोम कहा जाता है 22 को जो रहता है, या इसको बॉडी क्रोमोसोम या काय क्रोमोसोम भी कहा जाता है। और इसके साथ मादा में X क्रोमोसोम में एक जोड़ा भी होता है, यानी X क्रोमोसोम का ही होता है। और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षणों का निर्धारक होता है। और नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पादन शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त होता है और शेष 50% Y युक्त होता है। और इसके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही हैं, दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी जो होते हैं दोनों में समान होते हैं 44। और मादा में केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं जिन्हें X क्रोमोसोम कहते हैं। और अंडाणु के X या Y धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रयेकता बराबर रहती है। और यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज यानी जाइगोट मादा में परिवर्तित होता है। इसके विपरीत Y क्रोमोसोम धारी शुक्राणु से निषेचन होने पर नर संतति जन्म लेता है। और स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग निर्धारण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो है वह है शिशु का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है, तो जनकों की जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर क्या दे रहा है कि शिशु का रुधिर वर्ग क्या हो गया O और पिता का रुधिर वर्ग A दे रहा है और माता का B। तो इतना तो क्लियर है, अगर ए ब्लड ग्रुप समयुग्मजी प्रकार का रहता तो IA रहता, तभी ना ए बनता ग्रुप, ठीक, ए तभी बनता। अब समयुग्मजी बी रहता तो यानी IB रहता, तो AB और IB का कभी संयोजन से वो ग्रुप ब्लड ग्रुप संतान बनेगा तो नहीं बनेगा। यानी इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे कौन सा युग्मज वाला बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा विषम युग्मजी A और विषम युग्मजी विषम युग्मजी A और विषम युग्मजी B। यानी कहने का मतलब बनेगा नर का जो है यहाँ पे पिता का उसका हो जाएगा IA और माता का क्या हो जाएगा IBI, ठीक, यही संयोजन बनेगा। तो इसे अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं बनाने में तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। IA और IBI तो युग्मक क्या क्या बनेगा, इसका बनेगा पहला तो बनेगा IAIB, ठीक, उसके बाद बनेगा IAI, ठीक, और फिर यहाँ पर बनेगा IBI और लास्ट में बनेगा II, यह ना बनेगा। अब IAI से क्या बना, तो ये तो बनेगा ब्लड ग्रुप A। IBI से क्या बनेगा, यहाँ पे I बना, देखिए यहाँ पे बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ तो कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन इसमें चल नहीं रहा है। ऐसे क्लास में तो बता ही चुके हैं जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। देखिए इसमें पिता का बना IAI, माता का बना IBI, क्योंकि यहाँ पे विषम युग्मजी है दोनों, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ये आएगा, तो यहाँ पर बनेगा IAIB, ठीक, दूसरा बनेगा IAI, फिर बनेगा IBI और लास्ट में बनेगा II से बनता है ब्लड ग्रुप O। यानी शुरुआत में बना IAIB यानी ब्लड ग्रुप बनेगा AB, उसके बाद बना IAI यानी ब्लड ग्रुप A, उसके बाद बना IBI यानी ब्लड ग्रुप B और लास्ट में बना II यानी ब्लड ग्रुप O। तो जो चौथा संतान है वो O बना हुआ है। इसका जनक में हो गया आपका, मतलब इसका पिता का हो गया है ब्लड ग्रुप IAI और इसका माता के हो गया IBI, ठीक है, इसका एलील, और संतान में और इसके संतान है उसमें बनेगा AB, A और B और एक में बना हुआ है O। यानी सब कितना प्रतिशत, 25-25% सब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाइए। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता क्या होता है, तो सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। सप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानव में रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार के लाल रुधिर कोशिकाएं। और अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब मटर वाले प्रयोग के अन्य विशेषकों के साथ दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता है और इनके बीच जैसा लगता है, ठीक है। जैसे स्वान पुष्प यानी कनकवला, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम में पुष्प की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता के समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। उसके बाद तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाली कैपिटल RR और तद्रुप प्रजननी सफ़ेद वाली यानी स्मॉल RR, इसका जब संकरण करा गया तो बीच वाला बना, न लाल बना न सफ़ेद बना, क्या बन गया उसका फूल, गुलाबी फूल, यानी कैपिटल R स्मॉल R वाला प्राप्त हुआ। और जब इस F1 संतति को स्वयं में परागित होने दिया तो परिणामों का अनुपात कैपिटल लाल और गुलाबी का अनुपात क्या मिला, 2:1। और यहाँ पे जो है फिनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलीय संकरण में संभावित होता है, लेकिन फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1 प्रभावी अप्रभावी में बदल गया। इस उदाहरण में कारक जो है एक कारक स्मॉल R कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल जो है सफ़ेद यानी स्मॉल R से गुलाबी R में परिवर्तित हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु परिवर्तन क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, क्रोमोसोम के रूपांतरण असमानता तथा विपंतनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विपतन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो डीएनए की एकल क्षार युग्म यानी बेस पेपर के परिवर्तन भी यहाँ उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है और डीएनए के क्षार युग्मकों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति को क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो वाल्टर सटन ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अलिंग सूत्री अनुवांशिक विकारों को उनके लक्षणों सहित उदाहरण सहित लिखें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दात्र कोश रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। तो यह अलिंग क्रोमोसोमी लग्न अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जीन के वाहक होते हैं यानी विषम युग्मजीवी होते हैं। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ी एचबी के पावर ए होगा और एचबी के पावर एस होता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइप में से केवल HBS यानी HBHB3 वाले सम युग्मजीव व्यक्तियों में प्रदर्शित होता है और विषम युग्मजीव HBA HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, लेकिन वे रोग के वाहक होते हैं। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में से एक अमीनो अम्ल ग्लूमेटिक अम्ल का वैलिन पर द्वारा प्रतिस्थापन है और ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल का प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है और निम्न ऑक्सीकरण तनाव में उत्परिवर्तन हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्वि अवतल बीम से बदलकर दात्र कोशिका यानी हंसिया के आकार का हो जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें फिनाइल कीटोन्यूरिया के थोड़ा सा, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी यह जन्मजात उपापचयी दोष भी है और अलिंग क्रोमोसोमी पर अप्रभावी लक्षण के भांति वंशागत ये भी प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 के 16 क्वेश्चन। आप लोग इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन बैच के हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नोट से ही लिख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा कम है और इससे विशेष आपका बता दिया गया है नोट्स में। तो बाय, टेक केयर।